तो वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लोगों को ये प्रॉब्लम होती है ना, ऑर्बिट स्ट्रक्चर्स नहीं समझ में आते, या ऑर्बिट स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं, उससे क्या प्रॉब्लम होती है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स में आखिर कौन सी चीज़ें, कंडीशंस को हम लोगों को कंसिडर करना पड़ता है, और बनाना कैसे, उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, उसको किस तरह से ऑथेंटिफाई करना है, ये ज़रूरी चीज़ें। अच्छा, ये चीज़ें बैकग्राउंड में ये आने वाले सीनियर क्लासेस के लिए बड़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। स्पेशली अभी रिडॉक्स रिएक्शन वगैरह, ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिडॉक्स रिएक्शन भी एक आता है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये सारे तमाम चीज़ें तुम्हें मिलना शुरू होती और आने वाले टाइम पे ये इक्वेशंस के फॉर्म में आती। तो यहीं से एक चीज़ और ड्राइव होती है, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कंसेप्ट क्या है। ओवरऑल हम लोग यही इन चीज़ों पे गौर करेंगे आने वाले वीडियोस में। नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी डिफरेंसेस मिल जाएंगे और ज़बरदस्त मिलेंगे। तो सबसे पहली चीज़, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो एक कॉपी पेन लेके बैठो, उसमें अपने इंपॉर्टेंट नोट्स बना लो, और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर प्रेस कर दो ताकि, और उसमें भी ऑल ज़रूर क्लिक कर देना, क्योंकि ऑल नहीं करोगे तो आने वाले टाइम पर अगर वीडियोज़ आते हैं तुम लोगों के लेवल पर तो वो चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो मिस मत होने दो, पढ़ो जितना हो सके, इनको स्ट्रांगली हैंडल करो, कंसेप्ट्स को स्ट्रांग करो, बिकॉज दिस इज़ द बेस लाइन ऑफ योर क्लास 11th ऑल्सो। तो पूरी तरह से जुड़ जाओ अच्छी तरह से, और याद रखो नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करना, ऑल ज़रूर क्लिक करना। लेट्स स्टार्ट करते हैं। कोई भी कंपाउंड बनाने से पहले तो ये पता है ऑक्टेट रूल हर एक एलिमेंट फॉलो करता है कि नहीं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन और हीलियम। हीलियम और हाइड्रोजन को छोड़ के हर एक एलिमेंट कौन सा रूल फॉलो करता है? ऑक्टेट। अब ये ऑक्टेट क्या होता है? अरे ऑक्टेट का मतलब होता है, जैसे मान लो NaCl ले लिया, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, 11 का मतलब 281। आउटर मोस्ट शेल तुम्हें पता है, क्लास 9th में ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी, KLM। अब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इसी तरह से हम क्लोरीन का अगर ले लें तो क्लोरीन एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17, 287। अब ज़रा ध्यान से देखो, ऑक्टेट रूल ये कहता है कि आउटर मोस्ट शेल में क्या होना चाहिए? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब सोडियम में देखो, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में? 1। तो क्या ये स्टेबल हुआ? हर एक एलिमेंट स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, हर एक एलिमेंट, एक्सेप्ट कौन सा? याद रखना, एक्सेप्ट हाइड्रोजन हीलियम। अब जरा बताओ, क्या ये स्टेबल है? नहीं, इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स ले ले, जब 7 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकालेगा तो वो क्या हो जाएगा? अब ये इलेक्ट्रॉन हट जाएगा तो अब बचेंगे केवल 2 शेल्स, ओनली K एंड L। और L शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो आउटर मोस्ट शेल L बन जाएगी। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना डिफिकल्ट प्रोसेस है, आसान नहीं है। 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान नहीं होता, 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है। तो मेटल्स के केसेस में याद रखना, मेटल्स जो केसेस होते हैं जहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो आउटर मोस्ट शेल में, वहाँ हमेशा इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। इसी तरह से क्लोरीन का अगर हम देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करे, लूज करे। अब 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने से अच्छा है कि 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ये बन जाएगा Cl-। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें तो Na ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया था, इसलिए क्या बन गया था? Na+। प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है? 1 इलेक्ट्रॉन की। पॉजिटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। तो Na पे कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है? 1, इसलिए +1 यहाँ लिखा नहीं जा रहा है। इसी तरह से क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, इसलिए उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब यहाँ पे -1 का चार्ज है। देखो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अच्छा, एक और चीज़ होती है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है अगर किसी भी स्पीशी पे, पहली चीज़ मेटल्स के अंदर अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी भी एलिमेंट में अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, कहाँ पे? आउटर मोस्ट शेल में। हमेशा क्या याद रखना कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो मेटल्स की पहचान ये होती है, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव, देयरफॉर दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और ये प्रॉपर्टी मेटल्स की होती है। इसी तरह से तुमने देखा क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो अगर आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हों तो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक्सेप्ट किया जाता है। और जब भी एक्सेप्ट करा जाएगा इलेक्ट्रॉन तो स्पीशी बन के तैयार होती है नेगेटिवली चार्ज, और हमेशा ये टेंडेंसी किसकी होती है?
नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल्स, इसीलिए नॉन मेटल्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑल्सो, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव। एक और चीज़ यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट निकल के आती है, वो जानते हो क्या है कि पॉजिटिव चार्ज को हम लोग केटाइन कहते हैं, इसको कहते हैं केटाइन और इसको कहते हैं एनाइन। ये हो गया एनाइन। आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में देखा जाएगा इसके बारे में। तो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई। ऑक्टेट रूल अगर समझ में आ गया तो कोई भी कंपाउंड स्टेबल करना ज़रूरी है। स्टेबल, कोई भी एलिमेंट तभी स्टेबल हो सकता है जब उसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 7 नहीं 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, एक्सेप्ट कौन सा, हाइड्रोजन हीलियम। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो कौन होते हैं, मेटल्स होते हैं। मेटल्स इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और मेटल्स के अंदर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करा जाएगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं, इसीलिए मेटल्स को हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं और वो केटाइंस बनाते हैं। जैसे इस केस में सोडियम एक मेटल होता है। नॉन मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और जो एक्सेप्ट करते हैं वो क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट। उनकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तक कि हम लोगों ने ऑक्टेट रूल को देखा। अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ पे किस पे जाएंगे, हम लोग ये देखेंगे कि स्ट्रक्चर्स कैसे बन रहे हैं, ऑर्बिट स्ट्रक्चर हो या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो, ये कैसे बन के तैयार होंगे। तो तुम्हारा काम ये है, नोटिफिकेशन का बेल प्रेस कर दो और ऑल ज़रूर क्लिक कर देना ताकि आने वाले टाइम पे वीडियोस आएँ, सीखने को मिले और समझो और लिखो और चीज़ें अपने नंबर्स को गेन करो, अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो। तो जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन का बेल प्रेस करो, उस पर ऑल क्लिक करो। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट जो इसका स्ट्रक्चर है। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कौन सा स्ट्रक्चर, ऑर्बिट स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखो सबसे पहली चीज़ हम सोडियम को ले रहे हैं, NaCl का स्ट्रक्चर। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो मैं पता है 2 8 1। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए। ऑर्बिट स्ट्रक्चर्स में हमें क्या करना पड़ता है, हमें हर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स दिखाने होते हैं और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे वो भी अभी बता दे रहे हैं। तो यहाँ देखो 3 3 और 1 ये इलेक्ट्रॉन 7, देखो 2 इलेक्ट्रॉन अंदर के हो गए के शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन इस वाली शेल में और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया। इसी तरह से क्लोरीन में अगर देखोगे तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 17 17 का मतलब 2 8 7। तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल में 8 हैं और एम में 7 है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये बना दिए, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दो, हो गए, और 7 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ बना दिए। अब प्रॉब्लम ये होती है तुम लोग बहुत ज़्यादा सर्कल बनाने की कोशिश करते हो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, कोशिश करो उसको सर्कुलर रखने की। अगर नहीं हो पा रहा है तो इतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करो अच्छा बनाने की, नीट और क्लीन होना चाहिए। अब देखो होगा क्या, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हमने बताया था 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। ये इलेक्ट्रॉन इसको अगर दे देगा तो यहाँ देखो इसका तो इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 8। तो ये स्टेबल हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन जब ये ले लेगा, इसकी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, जब ये एक्सेप्ट करेगा तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। दोनों स्टेबल हुए कि नहीं, इसके अंदर भी। लेकिन एक चीज नोटिस करने वाली है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया तो बचा क्या। देखो अगर सोडियम को हम देखें तो उसकी थर्ड शेल जो थी जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन था वो तो गायब हो गई। तो बची केवल कितनी शेल्स, 2 ही शेल तो बची कि नहीं, 4। देखो 4 4 8। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव का, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं कितने, 1, इसलिए +1 का। क्लोराइड ने क्या करा है, इलेक्ट्रॉन उसकी शेल तो चेंज नहीं हुई, 3 की 3 ही शेल है, तीसरी शेल में 3 शेल बना दी हमने। तो पहली शेल, दूसरी शेल और ये तीसरी शेल, और तीसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8। तो तुम्हें ये भी दिखाना है। ये ऑर्बिट स्ट्रक्चर होता है जनरली, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें आसानी से आ जाती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और अंदर वाली शेल में भी तुम्हें बनाने हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो 4 5 6 7 8 और यहाँ पे अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, और इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया इसलिए इस पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव। यहाँ पे थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, ये नेगेटिव। ये हो गया कंप्लीट किसका स्ट्रक्चर, NaCl का ऑर्बिट स्ट्रक्चर। इसी को कहते हैं ऑर्बिट स्ट्रक्चर। तो देखो यहाँ पे हर एक ऑर्बिट को हम लोगों ने ओपन करके बनाया है, इसीलिए इसको नाम दिया गया ऑर्बिट स्ट्रक्चर का, और कोई रीज़न नहीं ऑर्बिट स्ट्रक्चर का, यही रीज़न होता है। बात समझ में आई। इसी तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसी का ही। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या चीज़ याद रखना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, उसमें केवल तुम्हें सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, सिर्फ आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो दिखाने हैं। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम लोग बना दें, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर
अगर हमें बनाना है किसका, सपोज करो हमने बनाया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, मान लो हमने ले लिया Na का, तो Na की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे 1, तो ये दिखा दिया। देखो Na की आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो दिखा दिया। इसी तरह से क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, हाँ 7, तो ये इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। देखो 7 इलेक्ट्रॉन थे तो वो दिखा दिया। अब जब ये ट्रांसफ़र होगा तो क्या बनाएगा, Na अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इधर कर देगा, तो Na पे आ जाएगा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, और Cl पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा इसके पास, होगा कि नहीं। तो जब ये हो गया तो इसी को ही हम लोग NaCl के फॉर्म में लिख देते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ऑर्बिट स्ट्रक्चर। यहाँ पे तुम्हें सर्कुलर रिंग्स बनाने पड़ते हैं। इसी तरह से हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का देखे ले रहे हैं और मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो जल्दी से पहले नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दो, उसके बाद ही सारी चीज़ें करना। लेट्स स्टार्ट। तो चलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के लिए। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है 20, तो जरूर पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ही पूछा जाता है 2 8 8 2। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं 2। तो अगर हमने बोला मेटल्स के केस में अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 हो या 2 हो या 3 हो, दे आर ऑलवेज क्या रिमूव्ड, और यहाँ से तुम ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन के केस में कितना आ रहा है 2 6। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो तो हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने जाते हैं ताकि ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन, इसका ऑर्बिट स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे तो न्यूक्लियस बना दिया बीच में, ये पहली शेल हो गई, ये दूसरी शेल हो गई, ये तीसरी शेल हो गई, और ये चौथी शेल हो गई। तो पहली शेल में ये K है, ये L है, ये M है और ये N है। तो K में तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसी तरह से 4 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हो गए, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हो गए L में, और इसी तरह से यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए कहाँ पे 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए M में। और N में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 1 और ये 2। सपोज करो ऑक्सीजन के केस में कितनी शेल्स बन रही, केवल ये K और ये L। तो एक शेल ये बनी और दूसरी शेल ये बनी, 2 इलेक्ट्रॉन्स अंदर की ओर हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं, बाहर की ओर। 3 4 5 6। अब अगर हम, तुम्हें पता है ये स्टेबल होने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे 2, और इसे लेने पड़ेंगे। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे किधर की ओर, ऑक्सीजन की तरफ। ट्रांसफ़र होने के बाद जब ये इलेक्ट्रॉन पूरे गायब हो जाएंगे तो केवल 3 शेल्स ही तो बचेंगी, K L M। ये तो 2 इलेक्ट्रॉन्स गायब हो गए। तो इसका मतलब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो पहली शेल, दूसरी शेल, ये समझाने के लिए इसे बता रहे हैं क्योंकि स्ट्रक्चर हमने बड़ा बनाया है, तुम अपने हिसाब से बना देना। तो इसमें 3 शेल्स बची, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ऑक्सीजन के पास 2 ही शेल हैं तो ऑटोमेटिकली इसका साइज़ छोटा होगा, क्योंकि शेल के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं, साइज़ वगैरह। जितनी ज़्यादा शेल्स होती हैं उतना ही साइज़ होता है। तो यहाँ पे हो गए कितने इलेक्ट्रॉन 3 4 और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लॉस किए हैं और इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। इसलिए स्ट्रक्चर क्या आया, कैल्शियम ऑक्साइड का ये स्ट्रक्चर होता है, ये ऑर्बिट स्ट्रक्चर। इसी तरह से अगर मान लो तुमसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा गया तो तुम्हें क्या करना है, कैल्शियम ले लिया, कैल्शियम में 2 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। ऑक्सीजन में कितने दिखाने हैं, ये 2 ये 2 और ये 2, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो तुम्हें पता है कैल्शियम के ऊपर 2+ का चार्ज आएगा और ऑक्सीजन के ऊपर कितना आएगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं अंदर की ओर, ये न मिस कर देना कि इलेक्ट्रॉन्स तुम ना बनाओ, इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2- इसी को हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। ये स्ट्रक्चर हो गया कैल्शियम ऑक्साइड का। तो ये कुछ सिलेक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, करके देखोगे तो आसानी से एक चीज़ क्लियर हो जाती है। तो जल्दी से नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर दो। ऑल बार बार कहूँगा वीडियो के दौरान, तो वो बार में इरिटेट भी होगे कि क्यों बार बार बोल रहे हैं नोटिफिकेशन बेल दबाने के लिए, तुम्हारे फ़ायदे के लिए। आने वाले टाइम पे वीडियोस और भी आ जाएंगे जिससे तुम्हें हेल्प मिलेगी। तो जल्दी से नोटिफिकेशन का बेल प्रेस करो। नेक्स्ट में आते हैं जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, हम लोग बात करने जा रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। चलो हम लोग एक ही कंसेप्ट से सीख लेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो चलो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और 10th क्लास के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और आने वाले सीनियर क्लासेस में ये ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो जब वहाँ पाओगे तो बड़ा ही मज़ा आएगी, तुम्हें सीखने में अच्छा लगेगा। देखो रिडक्शन का मतलब होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन, दोनों ही चीज़ें, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन। एक और चीज़ यहाँ पे, जैसे ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, जिसको ऑक्सीजन मिल जाता है वो ऑक्सीडाइज्ड कहा जाता है, जिसको ऑक्सीजन मिल गया वो ऑक्सीडाइज्ड। जैसे एक एग्जांपल से बताते हैं, ये मान लो जिंक ऑक्साइड है,
अगर हमने कार्बन के साथ कोक, इसे कहते हैं कोक, कार्बन कोक, ये जब इसको रिएक्शन कराते हैं तो देखो जिंक पहले ऑक्सीजन की प्रेजेंस में था, अब क्या हुआ, जिंक का ऑक्सीजन गायब हो गया और कार्बन क्या हो गया, कार्बन ने वो ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लिया। बात समझ में आई? तो गौर से देखो, जिंक का ऑक्सीजन लॉस हुआ है, जिंक जो पहले ऑक्सीजन के साथ जुड़ा था, क्या आप जिंक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है? नहीं जुड़ा है। जिंक का लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन किसे कहते हैं, रिडक्शन, यानी कि ये चीज रिड्यूस हुई है, रिडक्शन हुआ है। और कार्बन जिसके पास कुछ नहीं था, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन बाय कार्बन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ है। कितना आसान है। एक और एग्जांपल ले लें, एक और देखो, जैसे मान लो अगर हमने ले लिया आयरन, Fe 3 मॉलिक्यूल आयरन के ले लिए और इसको ट्रीट कर दिया 4H2O के साथ, प्रोडक्ट देखो क्या बना, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आयरन जो पहले अलग अकेला था, उसके साथ कुछ नहीं था, उसने ऑक्सीजन ऐड कर लिया, उसने ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ गए, तो आयरन क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है आयरन का। जबकि इधर देखो, हाइड्रोजन जो पहले प्रेजेंट था ऑक्सीजन के साथ, अब हाइड्रोजन क्या ऑक्सीजन उसके पास है? नहीं, उसके ऑक्सीजन चले गए, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ, रिडक्शन। अब यहीं पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है कि भाई लॉस ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ, इससे हम फायदा क्या मिलेगा, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जैसे इस केस में हम, चलो कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसलिए कार्बन को जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसे हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, है ना मजेदार चीज। जिसका ऑक्सीडेशन होता, हाँ उल्टा हो रहा है, बिल्कुल उल्टा, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन होता है, जैसे इस केस में जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा होता है, तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो खुद क्या होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना इंटरेस्टिंग चीज। ये याद रखना, ये बहुत बहुत पावरफुल चीज है। जरूर से जरूर नोटिफिकेशन और सब्सक्रिप्शन का बिल जरूर दबा दो, और ऑल पे जरूर क्लिक कर देना, तब चीजें क्लियर होंगी। ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन, अब इसी प्रोसेस को देखो, इसी रिएक्शन में तुम यहाँ पे पा रहे हो कि दो रिएक्शन एक साथ हो रही कि नहीं। एक तरफ जिंक ऑक्सीडाइजिंग जो है वो रिड्यूस हो रहा है, दूसरी तरफ कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि दो रिएक्शन एक साथ हो रही, रिडक्शन भी हो रही, ऑक्सीडेशन भी हो रही, इसलिए इसी रिएक्शंस को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इन्हीं रिएक्शंस को बोला गया है रिडॉक्स रिएक्शंस। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शन, हमेशा एग्जाम्पल के साथ बताना, तभी जाके वो चीज़ क्लियर होगी। इसकी इंपॉर्टेंस जो दिखेगी वो आने वाले टाइम पे दिखेगी। बहुत बहुत पावरफुल चीज़ है रिडक्शन ऑक्सीडेशन, और इसका मज़ा इतना आता है क्लास 10th के बाद, जब 11th या 12th में जाओगे या फाइनल नेशनल लेवल के एग्जाम्स में देखोगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगी। इसका एक और कंसेप्ट भी होता है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन्स, जो अभी ज़रूरत नहीं है, बाद में आने वाले टाइम पे वीडियो बन जाएगी। तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर प्रेस करना, ताकि आने वाले टाइम पे वीडियोज़ मिले और वो हेल्पफुल हों। थैंक यू।